Hi, today is 7th of February 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Today we are going to talk about all these important topics. पहला है RBI Monetary Policy. अभी जो recently monetary policy जो announcement हुआ है, we'll have a look on that. Then second is about Senate acquits Donald Trump. Donald Trump को बरी कर दिया गया है सारे चार्जेस से Senate में impeachment. We'll get a look on this topic as well. The third one is about Model Code of Conduct. Then we'll talk about Central Vista Plan of Delhi. Fifth is about Suraj Kund Mela जो हरियाणा में अभी होगा. Then sixth is about Locust Attack. Seventh is about India Africa Defense Expo 2020. Then eighth is about Kamov 226T helicopters. ये light utility helicopters है, रशिया से हम लेने वाले हैं. देन नाइन्थ है ऑन द फ्रंट फुट. ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका हम एडिटोरियल देखेंगे. देन टेंथ है फॉर अ डेटा फायरवॉल. 11th बहुत अच्छा आर्टिकल है कॉम्प्लिकेटिंग द टैक्स रिजीम. एंड 12th इज अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. एंड देन 13th इज अबाउट सेंट्रल एशिया एयर कॉरिडोर. फिर हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन और फिर हम बात करेंगे फाइनली रणजी ट्रॉफी के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू. ये पहला टॉपिक है. ये है रेट्स टू फॉल डिस्पाइट आरबीआई स्टेटस को. अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें बहुत चर्न हो रहा है और इस मामले में आरबीआई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है. जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें आरबीआई का बहुत गवर्निंग रोल होता है. इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं. सबसे पहले हम उसे देखते हैं. देखो लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है. लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी, क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी. लिक्विडिटी अगर मार्केट में हाई होती है मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है. लोगों के पास ज़्यादा पैसा है मतलब इन्फ्लेशन हाई होता है. मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है कीमतों में वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन होता है. और अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हेल्प होता है. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रोथ होती है. तो लिक्विडिटी हाई करने से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ग्रो हो रही है. अब इंडिया में जो आज प्रेजेंट डे इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ हाई है फॉर पास्ट सम टाइम और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ग्रोथ नहीं है. तो ऐसे में लिक्विडिटी को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए. लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रोथ होगा. बट एट द सेम टाइम हमें इन्फ्लेशन को टच नहीं करना चाहिए बिकॉज अगर इन्फ्लेशन हाई हो गया तो फिर ये कैटास्ट्रॉफिक होता है इकोनॉमी के लिए. अगर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी नहीं है तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन. और स्टैगफ्लेशन इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनी इकोनॉमी. अब देखो इन्फ्लेशन हाई है हमारा, ग्रोथ रेट लो है. लिक्विडिटी का क्या करें, इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. और ये जो आरबीआई की अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो आई है ये पूरा इसी क्वेश्चन पे रिवॉल्व हुई है कि लिक्विडिटी का क्या करना है. देखो इसमें दो टर्म्स होते हैं. एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पे आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. हम आरबीआई से डायरेक्ट पैसा तो लेते नहीं है, हम आरबीआई से पैसा जाता है कमर्शियल बैंक से और कमर्शियल बैंक फिर हमको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. तो रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये वो रेट होती है जिस पे कमर्शियल बैंक अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं आरबीआई में. कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट देयर मनी टू द आरबीआई. ये रिवर्स रेपो रेट होता है. ये हम बहुत लेमन लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड टर्म्स में देख रहे हैं. अब ये जो दोनों होती है ना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये वर्क करती है टेंडम में. तो देखो पहला केस देखते हैं जिसमें रेपो और रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कर दिया मतलब ये जो कमर्शियल बैंक हैं इनको आरबीआई से ज़्यादा रेट पे पैसे मिलेंगे और अगर ये अपना पैसा आरबीआई को देंगे तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. तो इस कंडीशन में ये बैंक क्या करना चाहेंगे, दे विल नॉट गेट ईजी मनी. ये आरबीआई से कम पैसा लेंगे और इनके पास जो पैसा रखा हुआ है वो सीधा आरबीआई में डिपॉजिट कर देंगे. तो इससे क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई. बैंक विल गेट अट्रैक्टेड टू पार्क देयर मनी इन आरबीआई. तो इससे क्या हुआ, मार्केट मनी गॉन. जो पैसा था मार्केट से वो एब्जॉर्ब हो गया, एक्सेस मनी.
लिक्विडिटी लो हो गई और इन्फ्लेशन ऐसे करके कंट्रोल हो जाती है। तो आरबीआई को जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, जो एक्सेस मनी होता है मार्केट में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में रेपो और रिवर्स रेपो रेट दोनों रिड्यूस हो गए। इससे क्या हुआ, कमर्शियल जो बैंक्स हैं इनको आसानी से पैसा मिल जाएगा आरबीआई से, और ये अपना पैसा अगर आरबीआई को देंगे तो आरबीआई इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। तो मतलब ये बैंक पैसा अपने पास रखना चाहेंगे। तो इससे क्या हुआ, इजी मनी पॉलिसी अपना ली आरबीआई ने। तो इससे उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है टू पार्क मनी इन आरबीआई, और इससे क्या हुआ, सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी आ गई। मतलब अगर कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो फिर ज़्यादा पैसा लेंड करेगा, और इन दी एंड जो कस्टमर्स हैं उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आएगा, लिक्विडिटी प्रॉपर रहेगी, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। तो आज इंडिया जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए हम देखें ना, तो आरबीआई का ये जो रेट देखो, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है। देखो ये 6.5 था दिसंबर 2018 में, अब ये 5.15 हो गया था। मतलब रेट कम कर रही है, रेट कम कर रही है ताकि सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो। सब अच्छा चल रहा था, बट एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो फूड का है उसका इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया। जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, वो स्पाइक्स आ गए बिकॉज अनियन की प्राइस राइज हो गई। तो आरबीआई अब ज़्यादा कट नहीं कर सकती है लिक्विडिटी, मतलब ज़्यादा रेट्स को रिडक्शन नहीं कर सकती है। तो आरबीआई के हाथ बन गए। तो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज किया, 5.15% ही किया, इसको फर्दर कट नहीं किया। ऑल्दो वो चाहिए था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। आरबीआई ने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला। उसने क्या किया कि विंडो टू एक्सटेंड 1 लाख करोड़ टू द कमर्शियल बैंक एट द रेपो रेट ऑफ 5.15%। उसने 1 लाख करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक्स को अलग से दे दिए 5.15% रेट पे। तो बैंक के पास लिक्विडिटी आ गई। सेकंड उसने ये किया कि ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, ये 4% रखना पड़ता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का बैंक को प्रिकॉशन के लिए। तो इस पे उसने बैरियर हटा दिया आरबीआई ने। होम, ऑटो, एमएसएमई लोन दैट आर एक्सटेंडेड फ्रॉम जनवरी 31 टू जुलाई 31। तो इस ड्यूरेशन में बैंक को सीआरआर मतलब 4% रिजर्व मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। तो बैंक के पास अब ज़्यादा पैसा आ गया। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन को भी टैम करा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किए, बट एट द सेम टाइम कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करा दी। सो दैट इज़ वाई इसको हम एक मास्टर स्ट्रोक बोल रहे हैं। अब ये जो काम होता है ना, ये कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बट इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे इकोनॉमी में अगर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए ना, जैसे 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस दूर करके ही हम मेजर रिफॉर्म्स ला सकते हैं इकोनॉमी में। ये जो ओएमओ होता है, आरबीआई का रेट कट और ये चेंजेस होते हैं, ये सब टिंकरिंग है। इससे स्मॉल स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं, बट जो मेजर चेंजेस आने हैं ना, उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही लाने पड़ेंगे। अब ये जो डिसीजन होता है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कारण। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ये 4 टाइम्स अ ईयर मिलती है, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 4 हर 3-3 महीने में मिलेगी। 6 मेंबर्स होते हैं इसके, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं। 2021 तक इसका मैंडेट है कि हमें 4+-2% इन्फ्लेशन मेंटेन रखना है। मतलब 2 से 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए। इन्फ्लेशन रेट मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई से कैलकुलेट करते हैं। पहले डब्ल्यूपीआई था, अब सीपीआई हो गया है। अब ये जो फूड अनियन के स्पाइक्स आए थे, हमने ऑल्दो इसको इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये ट्रांजिएंट है। कोर सेक्टर का जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंसिडरेबल है, मॉडरेट है। यहाँ पे आरबीआई में यहाँ पे शक्तिकांता दास साहब ने कहा कि ये जो 2 चेंजेस किए, 1 लाख करोड़ रुपए इजीली मिल जाएगा हमें कमर्शियल बैंक को 5.15% से, और जो दूसरा चेंजेस होगा वो होगा कि सीआरआर का जो एक गाइडलाइन होती है 4% रिजर्व करना पड़ता है, वो अलाउ नहीं होगा, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इन दोनों से बैंकों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी, और ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी तो वो ज़्यादा लोन ईजिली प्रोवाइड कर पाएंगे, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइवल ईजी हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, आप लाइव मिंट देखो, इकोनॉमिक टाइम्स देखो, सब ने इसको बहुत अपलॉड किया है। और हम बाद में देखेंगे कि सेंसेक्स भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है इसमें। सो दिस इज़ द आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मास्टर स्ट्रोक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक रीबाउंड। देखो अब ये जो सेकंड है, ये है सेनेट एक्विट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप।
ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 45th प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। ये प्रेसिडेंटशिप है इनकी 2016 से 2020, तो अब यहाँ पे नया इलेक्शंस होने वाले हैं। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। दूसरी पार्टी है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो बिडेन, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं ड्यूरिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। इन जो बिडेन का सन है हंटर बिडेन, और हंटर बिडेन का बिजनेस है यूक्रेन में। डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्या किया, ऐसा इन पे एलिगेशंस थे कि ही कॉल्ड यूक्रेनियन हेड और उनसे बोला ये जो बिजनेस कर रहे हैं हंटर बिडेन यूक्रेन में, उसमें इरेगुलरिटी फाइंड करो। अगर कोई इरेगुलरिटी मिल गई तो मैं इस शॉर्टफॉल का यूज़ कर सकता हूँ, पॉलिटिकल गेन ले सकता हूँ अगेंस्ट दिस जो बिडेन। ट्रंप कैन यूज़ इट अगेंस्ट बिडेन। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये होती है प्रेसिडेंशियल एथिक्स के अगेंस्ट होती है। और इसी बात के लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको वहाँ का लोकसभा भी बोल सकते हैं, उसने इन्हें इम्पीच कर दिया प्रेसिडेंट को। अब ये गया सेनेट में। सेनेट वहाँ का अपर हाउस है। यहाँ पे 100 सीट्स हैं बिकॉज 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 सेनेटर आते हैं, तो टोटल 100 सीट्स हो गई। ये पास कराने के लिए उन्हें चाहिए थी 2/3 मेजॉरिटी, मतलब 67 सीट्स, जो पॉसिबल नहीं था बिकॉज मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की है। डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन से हैं, तो इनको हो गया एक्विटल। एक्विटल मतलब बरी करना। प्रेसिडेंट कंडक्ट इसमें डिस्कस हुआ। दैट इज द ओनली गेन फॉर दीज डेमोक्रेटिक पीपल। नाउ दिस इज मॉडल कोड वायलेशन। कल 8 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन भी है। अपने सपने बुनने का, अपने नेता चुनने का आप जरूर वोट दें। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली ने ये एडवर्टाइजमेंट भी है। सो लेट अस टॉक अबाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है, ये गाइडलाइंस होती है, इसको इशू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कब होता है, ईसीआई जो होता है ना, वो इलेक्शन कराता है लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभा, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। तो जो टाइम ऑफ इलेक्शन होता है वो डिक्लेयर होता है ईसीआई के द्वारा, और जैसे ही टाइम ऑफ इलेक्शन अनाउंस हुआ उसी के तुरंत बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। गवर्नमेंट इस टाइम पे कोई नई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है, रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। आप अपने स्पीच में, पोलिंग डे में, मैनिफेस्टो में, जनरल कंडक्ट में आपको रिस्ट्रेन मेंटेन करना पड़ता है। ये सबसे पहले 1960 में केरला में, वहाँ के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। बात यह है कि ये नॉट लीगली एनफोर्सिएबल है, बट इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको एनफोर्स करा सकती है बाय प्रोविजंस ऑफ आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, आरपीए 1951। इनके लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट पॉसिबल है। सी, इलेक्शंस जो होता है वो हार्ट एंड सोल होता है ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंडिया इज बिगेस्ट डेमोक्रेसी, तो इलेक्शंस को फेयर और फ्री वे में कराना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ बात किया है सेंट्रल विजिटा। देखो, ये जो दिल्ली है ना, ये 1911 में इंडिया का कैपिटल बना था। इससे पहले कैपिटल थी कोलकाता। ये जो है ना प्रेसिडेंट हाउस है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक है, फिर ये राजपथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपना पार्लियामेंट भी है पास में। ये पूरा कहलाता है सेंट्रल विस्टा। विस्टा मतलब लुक, व्यू, गुड व्यू। सो दिस इज सेंट्रल विस्टा। अब ये चीज़ें, ये बिल्डिंग्स हो गई हैं बहुत पुरानी, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि एक 9 एकड़ के यहाँ पे लैंड खाली पड़े हैं, इसमें हम नए बिल्डिंग्स बनाते हैं। 2021 का जो मास्टर प्लान है दिल्ली का, उसमें ऐसा प्रोविज़न है। बट इस पे क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि ये जो एरिया खाली पड़ा है दैट इज़ ईयर मार्क फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज, मतलब पब्लिक का है, ये खाली है। यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे आप मॉर्निंग में जाओ तो यू वुड फाइंड पीपल प्लेइंग फुटबॉल and doing other sports activities etc. So this is the area of public. अगर यहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना दोगे तो ये किसका लॉस हुआ, पब्लिक का लॉस हुआ। तो इस पे एक डिटेल्ड डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 3, देन दिस इज पेज नंबर 4। ये बात है 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। ये 1 to 16 फरवरी होगा सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में। इस बार जो स्टेट थीम है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट थीम है। ये हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। देखो, और ये थीम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर नेशन है। ये सूरजकुंड मेला क्या होता है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्विजीन, इन सबको प्रमोट किया जाता है। द पर्पज इज टू सेव अवर कल्चर एंड आर्टिसंस। हरियाणा फरीदाबाद में होता है, इसका इनिशिएटिव है। स्टेट थीम है हिमाचल प्रदेश, और जो पार्टनर नेशन है उसका नाम है उज्बेकिस्तान।
Then this is page number 4. This is page number 5. This is page number 5. Then high alert in Haryana against locust attack. ये locust क्या होते हैं? ये grasshoppers होते हैं. स्वार्म आता है, मतलब बहुत बड़ा झुंड आता है इनका एक साथ. ये स्टैंडिंग क्रॉप को, जो अभी राबी क्रॉप है, उसको विद इन डेज डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है. तो स्टेट्स, ये टूवर्ड्स पाकिस्तान के एरिया की तरफ से आ रहा है, ये नेबरिंग पाकिस्तान से आ रहा है. ये इनको भगाने के लिए इंडिया अभी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे थे, जैसे ड्रम्स, पेस्टिसाइड्स और मॉनिटरिंग कर रहे थे टू वॉर्ड देम ऑफ. मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ एक बात और लिखा था कि ये जो स्वार्म का अटैक होता है ना, ये यूजुअली इस सीजन में नहीं हो रहा था, बट बिकॉज क्लाइमेट इज चेंजिंग, सो दिस इज अगेन एन इंडिकेटर दैट क्लाइमेट चेंज इज रियल. वी शुड टेक इट सीरियसली. देन दिस इज पेज नंबर 6. दिस इज पेज नंबर 7. दिस इज पेज नंबर 7. दिस इज पेज नंबर 8. ये बीच योगा कर रहे हैं, कोवालम बीच इन तिरुवनंतपुरम, केरला में. केरला के जो बीचेस हैं, अभी यहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का एक बिल्डिंग डिमोलिश हुआ था यहाँ पे, कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में थे यहाँ के बीचेस. देन दिस इज़ पेज नंबर 8. दिस इज़ पेज नंबर 9. अभी डिफेंस एक्सपो चल रहा है. डिफेंस एक्सपो में जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनके डिफेंस मिनिस्टर का भी पार्टिसिपेशन हुआ था. और पर्पज़ है टू डीपन कोऑपरेशन, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टेरर फाइनेंसिंग एट्सेट्रा. यूएन की काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है, इसके अंदर हम इन सब एरियाज़ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना चाहते हैं विद अफ्रीकन नेशंस. अफ्रीका में इंडिया की बहुत अच्छी गुडविल है, और बट द पॉइंट इज़ हमारे यहाँ इकोनॉमिक ट्रेड अभी इतना रॉबस्ट नहीं है इन कंपैरिजन टू चाइना. सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस. वी नीड टू इम्प्रूव अवर इकोनॉमिक टाइज. सेकेंड, ये उससे रिलेटेड है डिफेंस एक्सपो से ही. ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये कामोव 226T हेलीकॉप्टर है. ये रशिया ने बेसिकली बनाए थे. ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है. इंडिया इनको अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए लेना चाहता है, बट इंडिया वांटेड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकलाइजेशन ऑफ पार्ट, मतलब 70% पार्ट जो होता है वो अपन इंडिया में लोकलाइज्ड वे में उसका मैन्युफैक्चरिंग करें. ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और ये रशियन हेलीकॉप्टर्स है. इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, और इसको ये कामोव हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा दिया था. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक है इंडिया में. हमारा डिफेंस बजट होता है ना, उसका मैक्सिमम पार्ट चला जाता है इंपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स में. जैसे अभी ये 2 हेलीकॉप्टर्स हमने लिए थे, अपाची है अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक है हेवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कामोव 226T हेलीकॉप्टर. सो दिस इज पेज नंबर 9. ये है एडिटोरियल सेक्शन. पहला है ऑन द फ्रंट फुट. जैसे अभी हमने आरबीआई की बात किया ना, बिकॉज उसके पास रिस्ट्रिक्शंस थे, वो रेपो रेट को 5.15 से और कम कर नहीं सकता था, इन्फ्लेशन का खतरा था. तो आरबीआई ने इनोवेटिव तरीका निकाला, बट वो पीछे नहीं हटा. आरबीआई का पर्पज़ है बूस्ट ग्रोथ सेंटिमेंट. तो जब आप अच्छे एफर्ट्स डालते हो ना, तो वो सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होता है. और इकोनॉमी इज़ लाइक ह्यूमंस, ये सेंटिमेंट्स पे रन होती है काफ़ी हद तक. तो ये जो 1 लाख करोड़ लिक्विडिटी का प्रोविज़न है, देन सीआरआर में एग्जेम्पशंस दिए हैं, तो इसको मार्केट ने बहुत एक्सेप्ट किया है और काफ़ी एंथुजियाज्म दिखाया है. मार्केट में रैली हुआ था, इंक्रीज हुआ था, बुल एंड बेयर. ये अकोमोडेटिव स्टांस है आरबीआई का, दैट इज़ अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिवाइवल. देन ये है फॉर अ डेटा फायरवॉल. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, जो आपका डेटा है. फायरवॉल एक मैकेनिज्म होता है, कंप्यूटर्स में भी हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है फायरवॉल. डेटा फायरवॉल की अभी हमें बहुत ज़रूरत है. अभी एक लीक हो गया था, मेडिकल इन्फॉर्मेशन स्पीक्स टू द अर्जेंट नीड फॉर अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ. इसमें क्या हुआ, जो आप जैसे हॉस्पिटल्स में आपने कहीं भी अपना चेकअप कराया, से फोर्टिस, मेदांता एट्सेट्रा, यहाँ पे अगर आपका डेटा लीक हो जाए, मतलब आपका ब्लड सैंपल, आपका अदर वाइटल पैरामीटर्स, तो इससे क्या हो सकता है, आपकी मेडिकल प्रोफाइलिंग हो सकती है. द पीपल कैन सेल यू एज अ प्रोडक्ट टू एडवर्टाइजमेंट कंपनीज. आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है. इंडिया में ऑल्दो हम इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, बट ये बहुत बड़ी बातें हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट भी. इंफॉर्मेशन जो होती है, ये अगर कई बार होता है, आपको फ्री कैंप्स कराए जाते हैं, फ्री में आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है एंड दीज थिंग्स. तो द पर्पज़ इज़, इस फ्री के चक्कर में वो आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, आपके वाइटल बॉडी के पैरामीटर्स ले लेते हैं.
इसके लिए एक हम बिल लेके आ रहे हैं, डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशंस भी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करते हो, दे वांट टू रीड योर एसएमएस, दे वांट टू यू रीड योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, उनको आपका कैमरा भी चाहिए, उनको आपका माइक्रोफोन भी चाहिए। वाई? अमेजोन और फ्लिपकार्ट ऐसे जैसे मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन पे काफ़ी चार्जेस ऐसे लगते हैं कि दे आर लिसनिंग यू ऑल द टाइम, एलेक्सा, सिरी, गूगल, और इसके बेसिस पे वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, आपको सेल करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी को। सो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। डेटा के जो प्रिंसिपल्स होते हैं और डेटा का जो फिड्यूशरीज होता है, ये एक ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, ये म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलता है। अब जो यूजेज होते हैं, डिटेल्स शेयर होता है, आपने एक और चीज़ होती है कि आपने अपना डेटा शेयर किया फॉर वन पर्पज़, और वो डेटा अगर किसी सेकंड पर्पज़ के लिए यूज़ होने लग जाए, सो दैट इज़ अगेन वायलेशन ऑफ डेटा प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल आपने अपना डेटा शेयर किया किसी कुरियर डिलीवरी से, और वो कुरियर डिलीवरी ने आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस सेल कर दिया एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, और उधर से आपको स्पैम्स आने लग गए, देन दिस इज अगेन वायलेशन ऑफ राइट्स। दीज लुक वेरी ट्रिवियल टू सम ऑफ आवर, वी इंडिया में ऐसा कल्चर है कि हम डेटा को इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है, बट ये पर्सनल डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विल रीड अबाउट दिस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अभी इसका ड्राफ्ट आया है, विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो दिस इज फॉर अ डेटा फायरवॉल। ये है कॉम्प्लिकेटिंग द टैक्स रिजीम। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया, इसमें रेट्स कम कर दिए, बट किस कॉस्ट पे, कि आपको जो ये 1.5 लाख रुपये का एग्जेम्पशन मिल रहा था 80CD में, इसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब देखो, गवर्नमेंट का ये एक मोटिव है कि वो जो आपका मनी इन हैंड है उसको इंक्रीज़ करना चाहती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हाथ में आएगा तो आप उसका ज़्यादा खर्चा करोगे और इकोनॉमी को वो हेल्प मिलेगा। बट मोस्ट टैक्स पेयर्स एनीवेज डोंट ऑलवेज यूजेस दीज कंसेशन, अवेल करते नहीं थे, तो उनको तो बेनिफिट हुआ, बट काफ़ी लोगों को इसमें लॉसेस भी हो रहा है। और इसमें एक ना मोरल जो होता है गवर्नमेंट का रोल, उस पर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जैसे आप पीपीएफ में पैसा डाल रहे हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हो, एलआईसी में कर रहे हो, सेविंग स्कीम्स ले रहे हो, आप इस 1.5 लाख का एग्जेम्पशंस लेने के लिए, तो इन अ वे ये आपकी सेविंग्स को एनकरेज कर रहा था। अब आपके पास प्रेशर आएगा नहीं, और आपकी ये जो 1.5 लाख रुपए की सेविंग हो रही थी इनडायरेक्टली, वो ऐसा पॉसिबल है कि आप सेविंग नहीं कर पाओ, तो ये एक सिक्योरिटी कवर की तरह था जो अब ड्रॉप हो जाएगा। प्लस मोर मनी इन हैंड मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, न्यू मनी सेविंग्स। सो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है कि ये टैक्स रिजीम को हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया है बहुत ज़्यादा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात किया है इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जैसे रेगुलर जॉब्स हो गए, आपके गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, या फिर आप किसी बड़े फर्म्स, कंसल्टेंसी फर्म्स में काम कर रहे हो, दैट आर इनफॉर्मल जॉब्स। इनफॉर्मल जॉब्स होते हैं जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्मॉल ग्रुप में काम कर रहे हो, उनके अंडर में काम कर रहे हो। सो दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर्स। ये टैक्स नेट में नहीं आते हैं, इनका पेरोल्स नहीं होता है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, और जिससे वर्कर्स ना होते हैं वो समटाइम्स डिसएडवांटेज में हो जाते हैं, वल्नरेबल होते हैं टू द फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमी, और गवर्नमेंट इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाती है, हमारा टैक्स इनसे नहीं हम ले पाते हैं। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है कि हम वर्क को फॉर्मलाइज कर दें, फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क करें। गवर्नमेंट का सारा एफर्ट इधर ही जा रहा है कि हम वर्क को फॉर्मलाइजेशन कर दें, और हमने इसे इस हद तक लेके चले गए हैं कि हम इनफॉर्मल जो वर्क होता है ना, उसको स्टिग्मेटाइज कर दिया है हमने, मतलब बुरा मानने लग गए हैं कि अब अगर आप इनफॉर्मल वर्क कर रहे हो सो एक सोशल स्टिग्मा आ जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है, स्टिग्मेटाइज करना इनफॉर्मल सेक्टर को इज़ रॉन्ग। देखो, फॉर्मेलिटी जो होती है ना फॉर्मल में लाने के लिए, इससे एक एक्स्ट्रा कॉस्ट एडअप हो जाती है। जो जैसे हॉकर्स हैं, या फिर एक रेडी वाला है, या फिर एक छोटा फ्रूट स्टॉल वाला है, या फिर ऐसा कोई पर्सन है, उसको अगर आप फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में लाने का ट्राई कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो उस पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है, और इससे जो ग्रोथ होता है ना वो डैम्पन होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी यही बात करती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, इसमें 2 फाइंडिंग्स हैं। उसने ये कहा है कि जो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि फॉर्मलाइजेशन से बिजनेस आउटकम को कोई बेनिफिट मिला। इन दी अदर हैंड, इससे बिजनेस का जो ग्रोथ होता है उसके प्रोस्पेक्ट्स कई बार हैम्पर हो जाते हैं। कोई एविडेंस नहीं है कि फॉर्मलाइजेशन हेल्प्ड ग्रोइंग बिजनेस। तो इज दिस अ ट्रैप? इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है ये ट्रेडिशनल होता है। कई बार आप देखो एंसेस्ट्रल खानदानी आपका बिजनेस चला हुआ आ रहा है, आप कस्टम्स में है, कस्टम्स आपके डेवलप हो गए हैं, वैसे इवॉल्व हुआ है ये ओवर द टाइम, तो इसकी भी एक स्ट्रेंथ और स्टाइल होती है। हमें इस स्ट्रेंथ, स्टाइल और इसकी जो जेन्युइन इंडिजिनस फीचर्स है उसको हमें किल नहीं करना चाहिए।
इनफॉर्मल सेक्टर को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, दैट शुड बी अवॉइडेड। जो इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, ईपीएफ, लेबर लॉज, इसको ज़रूर हम रेगुलेट कर सकते हैं, टैक्स कॉम्प्लायंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इसको ऐसा बैड वे में प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट ऑथर हैज टॉक्ड ओवर हियर। सो वी नीड टू इवॉल्व, वी शुड नॉट फोर्स ऑन एलिमिनेशन। देन दिस इज पेज नंबर 10। ये है पेज नंबर 11। डज द बजट डू इनफ इन प्रोवाइडिंग अ स्टिमुलस टू ग्रोथ? स्टिमुलस मीन्स लाइक अ कैटलिस्ट, हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने के लिए। रिड्यूसिंग कस्टोडियल डेथ। देन दिस इज पेज नंबर 12। सबरीमाला केस का भी रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है विमेन एंट्री। देन दिस इज पेज नंबर 13 एंड यहाँ पे बात है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की। देखो ये है हमारा इंडिया। आइडियली हमारे पास अफगानिस्तान से कनेक्शन है, अराउंड 100 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से हम इजीली सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं। बट ये एरिया है अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो हमने सेंट्रल एशिया जाने के लिए रास्ता निकाला है टू फ्रॉम ईरान। ईरान में ये चाहबार पोर्ट है, यहाँ से हम रोड के थ्रू अफगानिस्तान जाते हैं एंड देन फिर हम सेंट्रल एशिया में पहुँच सकते हैं। ये ज़रूरी है बिकॉज अगर कनेक्टिविटी होती है ना तो ट्रेड का इम्प्रूवमेंट होता है, ट्रेड की ग्रोथ होती है। अब ये एयर कॉरिडोर बनाने की बात है इन कंट्रीज़ के साथ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। इनके साथ हम एक एयर कॉरिडोर बनाएंगे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने अफगानिस्तान के साथ बनाया था। तो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे मिल्क आइटम्स हुआ, मीट हुआ, इनका शेल्फ लाइफ कम होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुए, फूड प्रोडक्ट्स हुए, इनका हम ईजिली ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। अभी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ हमारा अराउंड $2 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, विच इज़ वेरी लेस। यहाँ बहुत ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एक हम ये भी वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में, ये अशगाबाद एग्रीमेंट है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम ये ईरान से करते हुए एशिया, देन ऑफ रशिया, देन ये इट विल गो टुवर्ड्स यूरोप। इससे जो गुड्स का मूवमेंट है वो इम्प्रूव होगा, और रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे कनेक्टिविटी, wherever there is connectivity there is a huge potential of economic development। जैसे पुराने टाइम पे भी आप शेरशाह मार्ग था जो बाद में जीटी रोड बना, ये रोड बनाने का पर्पस क्या था कि ये इकोनॉमिक ट्रेड इजी हो। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंडियन रेलवेज क्यों बनाई? ताकि उनका इकोनॉमिक गुड्स का हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प हो। सो कनेक्टिविटी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ये फर्स्ट पिलर होता है टुवर्ड्स द ग्रोथ। देन ये है ट्रंप ने बोला है शाम ट्रायल इज अ विंडिकेशन फॉर ट्रंप। देन ये है इजराइल पैलेस्टीन वायलेंस स्पाइक्स अ वीक आफ्टर ट्रंप प्लान। ये हमने अभी कल परसों पढ़ा था ना, ये इजराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है। पहले ये पूरा पैलेस्टीन था, जायन मूवमेंट के बाद ये इजराइल यहाँ पे आ गया और इजराइल एक्सपैंड हो रहा है। तो ओस्लो अकॉर्ड जो एक हुआ था पीस अकॉर्ड, उससे पैलेस्तीन ने वार्निंग दिया कि हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो अभी ट्रंप ने वेस्ट एशिया प्लान इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या करेंगे, जो पैलेस्तीन की जो कैपिटल है वो ईस्टर्न जेरूसलम बनाएंगे और सेल्फ गवर्निंग होगी, और जो ये जो जेरूसलम है दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। पर्पज इज पीस। वेस्ट बैंक में इजराइल सेटलमेंट को यूएस रिकॉग्नाइज करेगा। 4 इयर्स तक इजराइल कोई भी नया सेटलमेंट एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, और स्टेटहुड मिलने का बात करेंगे पैलेस्तीन को। ये जो प्लान है ना, ये थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स इजराइल, और इससे पैलेस्तीन एग्री नहीं हो रहा है इसके लिए। सो दिस इज व्हाट दे हैव टॉक्ड हियर। ये अभी और आगे डेवलप होगा, तो विल हैव अ लुक ऑन दिस अगेन। देन ये चाइना में वुहान कोरोना वायरस बहुत डेडली हो गया है। ये आरबीआई का अगेन सेम जो हमने डिस्कस किया था कि आरबीआई ऑप्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म रेपोज, सीआरआर एग्जेम्पशन टू लोअर रेट्स। आरबीआई एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर वन टाइम डेट रिकास्ट फॉर एमएसएमई। ये 1 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन है, विल इनेबल बैंक कट रेट। ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, इसको एक बार आप अपने खुद से पढ़ने की कोशिश करना। ये जब भी ऐसे गवर्नमेंट हेड के इंटरव्यूज आते हैं ना, उसको हमेशा पढ़ना चाहिए। जैसे अभी ये शक्तिकांता दास साहब का इंटरव्यू है। रेट सेंसिटिव स्टॉक्स गेन आफ्टर आरबीआई पॉलिसी, इन्होंने पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का अभी डिस्कशन किया है यहाँ पे। देन दिस इज पेज नंबर 15। ये है पेज नंबर 16। ये बिरयानी है, पेज नंबर 17। देन पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19 एंड दिस इज पेज नंबर 20। ये रणजी चल रही है अभी। रणजी क्या है? रणजी एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। जैसे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं ना, तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये जो रणजी ट्रॉफी टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये काफ़ी हेल्प करते हैं। इससे हमारी बेंच इंप्रूव होती है। ये 1934 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 38 टीम्स हैं।
इंडिया के सारे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जिनकी एक से ज़्यादा टीम भी है। लोधा कमेटी ने इसका अपोज किया था, बट ये अभी है 38 टीम्स हैं इसमें। फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर थे रणजीत सिंह जी। इनके ऑनर में ये ट्रॉफी बनाई, रणजी ट्रॉफी। ये डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है। ग्रास रूट प्लेयर्स इससे आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ रणजी खेलते हुए इंटरनेशनल उन्होंने डेब्यू किया है। अब जो IPL है दैट इज़ मोर अबाउट ग्लैमर, और जो रणजी और ईरानी ट्रॉफी है, ऐसा क्रिकेटर्स बोलते हैं कि दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग अ ट्रू क्रिकेटर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पेज नंबर 20। देन दिस इज अगेन स्पोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स। सो टुडे वी रेड अबाउट रणजी ट्रॉफी, देन हमने इजराइल एंड पैलेस्टीन, वेस्ट एशिया प्लान, फिर हमने एयर कॉरिडोर की बात किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, एयर कॉरिडोर हवा से ऐसे जाएंगे यहाँ पे, और एक है हमारा इधर चाहबार पोर्ट से। देन हमने इनफॉर्मल सेक्टर की बात किया कि इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, डिमोनाइज नहीं करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो वीकनेस है उसको एड्रेस करो, इसको एलिमिनेट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लिकेटिंग द टैक्स रिजीम, देन वी टॉक्ड अबाउट फॉर अ डेटा फायरवॉल ऑन द फ्रंट फुट, RBI की यहाँ पे बहुत तारीफ हो रही है। देन कामोव 226T हेलीकॉप्टर, इंडिया अफ्रीका डिफेंस एक्सपो, अफ्रीका के साथ बहुत पोटेंशियल है अभी ट्रेड को इम्प्रूव करने का। ये लॉकुस्ट अटैक था, सूरजकुंड मेटा चालू होने वाला है, सेंट्रल विस्टा प्लान है, देन दिस इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और यहाँ पे हमने बात किया सेनेट एक्यूट्स डोनाल्ड ट्रम्प। देन वी टॉक्ड अबाउट दीज पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट में क्या चेंजेस हुए हैं, इन्फ्लेशन, देन लिक्विडिटी and economic condition of India, present day economic conditions, RBI monetary policy. So thank you so much for watching this video. Take care.